हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर के सॉल्व्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक है, और यह आपका सब्जेक्ट होने वाला है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। और आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे यूनिट नंबर 1 से लेके 5th तक जो भी 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। टोटल क्वेश्चन आज इस वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा ताकि जो भी कंटेंट है, जो भी क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्टअप करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स भी डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्टअप करते हैं अपने क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट डू यू मीन बाई फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। आप फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से क्या समझते हैं? जैसा कि आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट ही फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, तो उस फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं? अब यहाँ पे देखो, फार्मास्यूटिकल प्लस ज्यूरिस्प्रूडेंस ये 2 वर्ड्स में तोड़ा गया है। फार्मास्यूटिकल मतलब होता है हमारे ड्रग से रिलेटेड, और ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टडी ऑफ लॉ। स्टडी ऑफ लॉ का मतलब क्या है? नियम और कानून की स्टडी करना ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है। और फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू ड्रग, मतलब ड्रग से रिलेटेड जो भी हम नियम कानून पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। या तो ड्रग से रिलेटेड जो भी नियम कानून हम पढ़ते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं अपने फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ठीक है, एंड अगर डिप्लोमा में देखा जाए तो सेकेंड ईयर में फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के नाम से भी पूछा जाता है, मतलब एक सब्जेक्ट हमारा होता है। तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और डिप्लोमा में ये फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स दोनों सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी सेम होते हैं कंडीशन। ठीक है, तो अब देखो क्या है, डेफिनेशन कैसे बनती है। सो वी कैन से दैट फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ रूल एंड रेगुलेशन ऑफ ड्रग। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है इसमें हम लोग ड्रग के रेगुलेशन और रूल को पढ़ते हैं। या तो फार्मेसी में कैसे चल रही है ये पढ़ते हैं, या तो फार्मेसी प्रैक्टिस कैसे चल रही है उसकी हम जानकारी लेते हैं, या तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कैसा रूल रेगुलेशन नियम चल रहा है उसकी हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, एंड अब हम सेकंड की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल। आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 में आया था उससे आप क्या समझते हैं और उससे रूल से आप क्या समझते हैं? तो हम उसकी बात कर लेते हैं। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज एन एक्ट विच रेगुलेट्स। ये जो कॉस्मेटिक मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था वो रेगुलेट किसको किसको करता है? इंपोर्ट, मतलब ड्रग की इंपोर्ट कैसे होनी चाहिए, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होनी चाहिए, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, और सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक ये कैसा चल रहा है, ये सारी चीजों को मतलब डील करता है हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि 1940 में आया था। ठीक, एंड अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर स्पूरियस ड्रग। ये स्पूरियस ड्रग्स क्या होता है? स्पूरियस ड्रग अगर देखा जाए तो मतलब ऐसी ड्रग जिसकी क्वालिटी थोड़ा सा लो होती है और हमारे बॉडी में एक्शन भी नहीं लेता है, मतलब कम एक्शन लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पूरियस ड्रग। अब स्पूरियस मीन्स लो क्वालिटी, मतलब कोई भी ड्रग की क्वालिटी जब लो रहेगी। एग्जांपल जैसे बात करें तो यहाँ पे देखो मैं ड्रग लिखा हूँ, लेकिन मैं एक कंपनी से एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने जूता देखा होगा ना, तो एडिडास और कोई मतलब एक जो एडिडास का शूज आता है ना, कम से कम 1600 से 2000 या 1500 1200 के बीच में आता है। लेकिन वहीं देखो 300 वाला 200 वाला पे जो आप लेते हो, मतलब हम लोग लेते हैं, बहुत लोग मतलब देखते हैं पहनते हैं, तो उसमें एबी बास लिखा रहता है। तो ये क्या करते हैं, सोचते हैं कॉपी कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा बिकेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी स्पूरियस कंडीशन होती है। ए ड्रग इज कॉल्ड स्पूरियस इफ इट इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर ए नेम विच बिलोंग टू अनदर ड्रग। देखो क्या, नेम तो वही रहता है लेकिन उसके अंदर का जो काम होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पूरियस ड्रग्स। ठीक है, एंड नंबर 4 की बात करें, राइट द रोल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड ड्रग इंस्पेक्टर। अब देखो क्या करना है, आपको सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और ड्रग इंस्पेक्टर का रोल लिखना है। तो सीडीएल रोल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं सीडीएल। अब सीडीएल का रोल्स क्या है? इट एनालिसिस आर टेस्ट द ड्रग आर कॉस्मेटिक सैंपल सेंट बाय द कस्टमर कलेक्टर। कस्टमर कलेक्टर के द्वारा जो भी टेस्ट मतलब भेजा जाता है, ड्रग और कॉस्मेटिक का सैंपल का जो भी टेस्ट भेजा जाता है उनको ये एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट की बात करें तो इट कैरीज आउट द एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द इंपोर्टेड सैंपल। अब देखो क्या है, जो कि मतलब जो सैंपल इंपोर्ट किया गया है उनकी क्वालिटी को ये एनालाइज करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट मेंटेन माइक्रोबियल कल्चर। ये माइक्रोबियल कल्चर को भी मेंटेन करते हैं। एंड नेक्स्ट की बात करें, इट एडवाइज द सेंट्रल ड्रग एनालिसिस, और ये सेंट्रल ड्रग एनालिसिस को थोड़ा सा एडवाइज भी देते हैं। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट आता है ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर की बात करें, DIR विजिट टू वेरियस फार्मेसी लैब एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टोर टू चेक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं ये बहुत से फार्मेसी जैसे खुले होते हैं, स्टोर वगैरह, लैब्स वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग स्टोर वगैरह, यहाँ की वो जाके क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं, जो हमारे DI होते हैं, मतलब ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो व्हाट आर शेड्यूल एम एंड एच। ये शेड्यूल एम और एच क्या होता है उसकी बात करें तो शेड्यूल एम हमारा क्या होता है, इट इंक्लूड GMP। शेड्यूल एम में हमारा GMP इंक्लूड होता है। GMP का फुल फॉर्म हमारा होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इट हैज फर्दर 3 टाइप, ये 3 टाइप के होते हैं, M1, M2, M3। अभी M1 में हमारा GMP आप होम्योपैथिक पहला हो गया, और M2 में GMP आप कॉस्मेटिक्स, और M3 में हमारा GMP आप मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, ये 3 हमारे यहाँ है। अब 6 की बात करें, व्हाट आर होलसेल एंड रिटेल सेल लाइसेंस। होलसेल और रिटेल सेल लाइसेंस से क्या होता है, तो होलसेल लाइसेंस का मतलब ये है जिसमें हम बड़े लेवल पे कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं उनको हम बोलते हैं होलसेल लाइसेंस। इट इज लाइसेंस इशू टू दोज पर्सन हु सेल प्रोडक्ट टू द रिटेलर। ये लाइसेंस उस पर्सन को इशू किया जाता है जो कि रिटेलर को अपना सामान बड़े लेवल में प्रोवाइड करना चाहता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं होलसेल लाइसेंस। रिटेल सेल लाइसेंस मतलब इट इज लाइसेंस फॉर सेलिंग मेडिसिन फ्रॉम होलसेलर टू द पेशेंट। ये होलसेलर से मेडिसिन को लेकर डायरेक्ट पेशेंट तक जो देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिटेल सेल लाइसेंस, मतलब फुटकर विक्रेता। ठीक है, और एक थोक विक्रेता, वही बात है। ठीक है, एंड अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DCC, DTAB एंड CDL। अब DCC, DTAB और CDL का फुल फॉर्म क्या होता है, तीनों का हमें फुल फॉर्म यहाँ पे देखना है। DCC का फुल फॉर्म होता है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, DTAB का फुल फॉर्म होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, एंड CDL का फुल फॉर्म हमारा होता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो राइट द फुल फॉर्म ऑफ CPCSEA, उसके बाद IAEC एंड NLEM, तीनों का फुल फॉर्म आपका आता है 2 मार्क्स में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार मतलब मोस्ट पॉपुलर है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ। एंड पहला जो हम बात करेंगे CPCSEA का, तो कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल, पहला फुल फॉर्म। दूसरा फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिकल कमेटी, और तीसरा क्या है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ये इसके फुल फॉर्म होते हैं। ठीक है, एंड अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, राइट अबाउट फार्मेसी एक्ट। ये फार्मेसी एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, तो द फार्मेसी एक्ट इंट्रोड्यूस ऑन 14 मार्च 1940। ये जो फार्मेसी एक्ट आया था लगभग 14 मार्च 1940 को आया था। फार्मेसी एक्ट इज एन एक्ट दैट रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। क्या है प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को हमारा फार्मेसी एक्ट ही पूरा रेगुलेट करता है। दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी। अब ये एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, जब रिकमेंड हमारी ड्रग इंक्वायरी कमेटी जब उसको रिकमेंड की थी तब ये एक्ट हमारा आया था। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, व्हाट आर द मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मेडिकल प्रैक्टिशनर और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होते हैं उनकी हम बात करें तो ए मेडिकल प्रैक्टिशनर इज ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस इन प्रोफेशन या स्पेशली मेडिसिन आर कॉल्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब ये होता है कि इसके पास डिग्री नहीं होती है और वो क्या करते हैं कहीं जाकर प्रैक्टिस अपना करते हैं किसी एक MBBS या किसी स्टोर पर। ठीक है, उनको बोलते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट देखो क्या होते हैं, ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज ए पर्सन हुज नेम इज इन द रजिस्टर ऑफ स्टेट वेयर दे वर्क। ये देखो क्या है स्टेट PCI में, स्टेट PCI के रजिस्टर में इनका नेम होता है और ये क्या है वर्क करते हैं एज अ फार्मासिस्ट, उनको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, अब 11th की बात करें तो राइट द मेंबर ऑफ PCI। अब देखो क्या है PCI के मेंबर का यहाँ पे आपको क्या करना है नाम लिखना है। ठीक है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मेंबर, लगभग 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं इसमें, पहला दूसरा तीसरा। पहला क्या इलेक्टेड मेंबर है और दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर है, तीसरा EX ऑफिशियल मेंबर है। तो पहला जो इलेक्टेड मेंबर है 6 टीचर इलेक्टेड बाय UGC 6 टीचर सेलेक्ट किए जाते हैं और 1 मेंबर इलेक्टेड बाय MCI, एक MCI से, और 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट बाय स्टेट काउंसिल। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब सेकंड की बात करें नॉमिनेटेड मेंबर के तो 6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 6 मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेट किए जाते हैं और 2 मेंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UGC और 1 AICTE। ठीक है, और 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये हो गए। और तीसरे की बात करें तो EX ऑफिशियल मेंबर भी हमारे होते हैं, 1 डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, 1 डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, 1 द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, इतने होते हैं इसमें। ठीक है, एंड अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड डीनेचर्ड अल्कोहल। अब देखो एब्सोल्यूट और डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल सबसे पहले बात करें तो
इट मीन्स एल्कोहल कन्फर्मिंग टू द ब्रिटिश फार्माकोपिया स्पेसिफिकेशन फॉर डिहाइड्रेटेड एल्कोहल। ठीक है, इसमें क्या है, बीपी के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिकेशन दी जाती है डिहाइड्रेटेड एल्कोहल की, ये कन्फर्मेशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल। डिनेचर्ड एल्कोहल का क्या मतलब है, इट इज इथाइल एल्कोहल, ये इथाइल एल्कोहल दैट हैज बीन मेड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, जिसको बनाया जाता है जैसे ह्यूमन, अगर मतलब ऐसा समझो कि जो अल्कोहल हमारे मार्केट में सेल होता है ना, वाइन, उसकी बात की जा रही है। एडिंग टॉक्सिक और बैड टेस्टिंग सब्सटेंस, वो सब ऐड उसमें हुआ होता है। ठीक है, और एब्सोल्यूट अल्कोहल जो हमारे दवा वगैरह में पड़ जाता है और वो हमारे बॉडी के लिए फायदा करते हैं, उसकी बात की गई है यहाँ पे। ओके, एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, सॉरी फ्रेंड 13 आता है हमारा, वाई व्हाट आर सेलिंग प्राइस फार्मूला एंड रिटेल प्राइस फार्मूला कैलकुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन। तो पीसी इक्वल टू पीएस इंटू 1 प्लस एम अपॉन 100। तो पीसी इक्वल टू हमारा सेलिंग प्राइस है, पीएस मतलब एवरेज प्राइस है, एम का मतलब है परसेंटेज मार्जिन टू द रिटेलर, 16% का होता है। ठीक है, रिटेल प्राइस कैलकुलेशन फार्मूला की बात करें अगर हम, तो आरपी इक्वल टू एम सी प्लस सी सी प्लस पी एम प्लस पी सी इंटू 1 प्लस एम ए पी ई अपॉन 100 इंटू 100 प्लस ईडी। ठीक है, अब देखो वेयर आरपी इक्वल टू रिटेल प्राइस, एमसी इक्वल मटेरियल कॉस्ट, सीसी कन्वर्जन कॉस्ट है, पीएम हमारा पैकेजिंग मेटेरियल चार्ज है, ईएमएपी मतलब मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, पीसी का मतलब होता है पैकेजिंग चार्ज, और ईडी का मतलब होता है एक्साइज ड्यूटी मतलब टैक्स। जो क्या है, सभी लोग नहीं बोलते कि ईडी का छापा पड़ा है, मतलब वो टैक्स लगा होता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, आप फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन से क्या समझते हैं, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल मतलब ड्रग या फार्मेसी से रिलेटेड, रेजुलेशन मतलब रूल या लॉ हो गया। ठीक है, आगे अब डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। Pharmaceutical legislation is a set of law and rule which regulate the manufacturing, importing, distribution, marketing, labeling, dispensing and pricing of pharmaceutical product। ये देखो क्या है, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन हमारा एक नियम का संग्रह होता है या तो रूल का संग्रह होता है, जिसमें मतलब ये जो रेगुलेट करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, लेबलिंग, डिस्पेंसिंग और प्राइस हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के, ये सारी चीजों को ये कवर करते हैं। ठीक है, दिस लेजिस्लेशन वर्क्स एज बैकबोन ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम, और ये लेजिस्लेशन वर्क करते हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के एज अ बैकबोन की तरह। ठीक है, और 15 की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी से आप क्या समझते हैं। ऑन 11 अगस्त 1930 द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ड्रग इंक्वायरी कमेटी। अब देखो 11 अगस्त 1930 को हमारी जो सरकार है ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट की थी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर एन चोपड़ा टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन फार्मेसी फील्ड, और वो आर एन चोपड़ा को उसका चेयरमैन बनवाया गया था ताकि वो जो भी फार्मेसी फील्ड में प्रॉब्लम आ रही है उनको ये कवर करे और सॉल्व करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा आता है, राइट ए नोट ऑन हाथी कमेटी एंड भोर कमेटी। अब हाथी कमेटी और भोर कमेटी पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, दिस कमेटी वाज एस्टेब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जयसुख लाल हाथी इन 1974, दैट वाई नोन एज हाथी कमेटी। हाथी कमेटी इसलिए मतलब इसको इसलिए कहा जाता है कि ये क्या है, जयसुख लाल हाथी के मतलब इन चेयरमैन बनाए गए थे इस कमेटी का 1974 में, इसलिए इसका नाम पड़ गया हाथी कमेटी। द मेन रोल ऑफ दिस कमेटी टू मॉनिटर द स्पेशल फैक्टर ऑफ ड्रग इंडस्ट्री टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। ये क्या है, कुछ स्पेशल फैक्टर होते हैं हमारे ड्रग इंडस्ट्री में, और मतलब टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, और वही जो ड्रग होते हैं वो हमारे इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, और उन्हीं को मॉनिटर करने के लिए हमारी हाथी कमेटी का स्टैब्लिश करवाया गया। ठीक है, अब भोर कमेटी की बात कर लेते हैं। ये भोर कमेटी क्या होती है, दिस कमेटी वाज एस्टैब्लिश बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑन अक्टूबर 1943, 1943 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये कमेटी क्या एस्टैब्लिश की गई है, और जिसके चेयरमैन थे सर जोसेफ भोर, इसलिए इसका भोर कमेटी नाम पड़ा। आल्सो कॉल्ड हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, इसको कभी कभी हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी भी कहा जाता है। ओके, एंड अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य क्या होता है, टू रिड्यूस करप्शन मतलब भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, हेल्प्स सिटीजन टू हैव नॉलेज अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो सिटीजन को भी मतलब ये नॉलेज प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट के साथ आपको वर्क करना है, कैसे किया जा रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी विल बी ए फोर्स, और क्या है, डेमोक्रेसी को मतलब थोड़ा सा एक्शन में लाने के लिए ये वाला वर्क हुआ। ठीक है, इसके कुछ उद्देश्य थे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब आईपी से आप क्या समझते हैं।
तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट द वर्क, एनी आइडिया, इन्वेंशन और डिजाइन ऑफ एनी क्रिएटर। किसी भी क्रिएटर का जो वर्क होता है या तो कोई आइडिया होता है, इन्वेंशन होता है, डिजाइन होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आईपी लाया गया है फॉर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय तक के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई भी मान लो कोई आप काम कर रहे हो, कोई अपना आप अपने नाम से कोई पेटेंट करवाए और उसका दूसरा कोई लाभ ले रहा है तो उस पर आप कॉपीराइट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ये सब इसके टाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इतना ही क्वेश्चन था। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट को ड्रॉप जरूर करें ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। एंड बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।